इन्वायरमेंट को ही कंटिन्यू करेंगे। आपने मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर कुछ एग्जांपल्स लास्ट वीडियो में देखी थी, एक एग्जांपल आपकी रह गई थी, वो हम इस वीडियो में देख लेते हैं कि कोई भी जो मैरीन इन्वायरमेंट में रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो खुद को किस तरह से ओस्मो रेगुलेट करते हैं। सो लास्ट जो एग्जांपल हमारी रह गई थी वो है बोनी फिशेस की। ओके, बोनी फिशेस बेटे वो फिशेस हैं जिस तरह से हमने लास्ट लेक्चर में देखा कार्टिलेजिनस फिशेस का, कार्टिलेजिनस फिशेस जिनके अंदर सपोर्ट कार्टिलेज की बनी होती है, और बोनी फिशेस जिनमें सपोर्ट कॉम्पैक्ट बोन की है, सॉफ्ट बोन की नहीं है। ओके, सो ये जो बोनी फिशेस हैं, ये बोनी फिशेस किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर, जो कि हम मैरीन को स्पेसिफिकली स्टडी कर रहे हैं, तो उस इन्वायरमेंट के अंदर रहते हुए खुद को किस तरह से अडेप्ट करेंगी वो हमने इस वीडियो में देखना है। ओके, सो बोनी फिशेस डिसेंडेंट्स हैं ऐसे एंसेस्टर्स की जो कि फ्रेश वाटर के अंदर रहते थे। मैंने दो टर्म्स यूज़ की हैं, डिसेंडेंट्स एंड एंसेस्टर्स। पार्ट 1 में काफ़ी डिटेल के साथ मैं आपको ये चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा चुकी हूँ। सो बोनी फिशेस के बारे में है कि ये डिसेंडेंट्स हैं। डिसेंडेंट्स ओके, डिसेंडेंट्स ऑफ फ्रेश वाटर एंसेस्टर्स मीन्स कि बोनी फिशेस के जो एंसेस्टर्स थे, जो पेरेंट्स थे, वो फ्रेश वाटर के अंदर रहते थे। ठीक है, अब आल्दो ये अगर मैरीन वाटर के अंदर रह रहे हैं तो ये इनके जो एंसेस्टर्स थे वो फ्रेश वाटर में थे। फ्रेश वाटर मीन्स के उस वाटर के अंदर सॉल्ट का लेवल लेस था एज कंपेयर टू मैरीन इन्वायरमेंट। सो बोनी फिशेस जो कि मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर रह रही हैं, फ्रेश वाटर हैबिटेट के अंदर रहने की वजह से इनमें कुछ अडेप्टेशंस या कुछ हैबिट्स उनके एंसेस्टर्स की भी हैं। तो बिकॉज अब वो मैरीन वाटर के अंदर रह रही हैं, तो मैरीन वाटर के अंदर रहने की वजह से, बिकॉज वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा थी, तो यूरिन की प्रोडक्शन उनके एंसेस्टर्स में ऑब्वियसली फिर ज़्यादा हो रही थी। लेकिन यहाँ पे यूरिन की प्रोडक्शन तो हो रही है बोनी फिशेस के अंदर, बिकॉज ये मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर रह रही हैं, तो अडेप्ट करने के लिए इन्होंने कंसनट्रेटेड यूरिन को प्रोड्यूस करना है। कंसनट्रेटेड यूरिन मीन्स कि ऐसा यूरिन जिसमें वाटर का लेवल कम होगा और सॉल्ट का लेवल ज़्यादा होगा। ठीक है, सो कंसनट्रेटेड यूरिन क्यों प्रोड्यूस करना है? सो डैट बिकॉज मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर रहते हुए उनमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट है बोनी फिशेस के अंदर, और बोनी फिशेस में मैरीन इन्वायरमेंट की वजह से अगर सॉल्ट का लेवल ज़्यादा है तो वो कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करेंगे, जिसमें सॉल्ट तो बहुत ज़्यादा होगा लेकिन उसके अंदर वाटर का लेवल बहुत कम होगा। क्योंकि यूरिन प्रोड्यूस करवाना है तो वाटर पहले ही उनकी बॉडी के अंदर कम है, तो वो ऐसा यूरिन प्रोड्यूस करेंगी जिसमें सॉल्ट जो कि पहले ही एक्सेसिव अमाउंट में है बॉडी के अंदर वो ज़्यादा हो और वाटर का लेवल कम हो। सो बोनी फिशेस मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर खुद को सक्सेसफुली अडेप्ट करने के लिए कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस कर रही हैं, सो डैट एक्स्ट्रा सॉल्ट को रिमूव किया जा सके। ठीक है, सो ये आपकी लास्ट एग्जांपल थी मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर। अब हम सेकंड इन्वायरमेंट स्टार्ट कर लेते हैं कि वो सारे एनिमल्स जो कि फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं वो खुद को किस तरह से सक्सेसफुली उस इन्वायरमेंट के अंदर अडेप्ट करेंगे। जिस तरह से मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर रहने वाले एनिमल्स को हाई सॉल्ट की प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही थी, बिकॉज मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी। इसी तरह से फ्रेश वाटर में जितने भी एनिमल्स रह रहे होते हैं उन्हें
एक्सेसिव वाटर की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। सो ये जो फ्रेश वाटर में रहने वाले सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, इनकी प्रॉब्लम भी क्या होगी कि ये एक्सेस वाटर को फेस कर रहे हैं। ठीक है, दोनों इन्वायरमेंट्स की आपको प्रॉब्लम सबसे पहले पता होनी चाहिए, फिर आपने उसके अकॉर्डिंग अडेप्टेशंस को बताना है। सो फ्रेश वाटर में एक्सेस वाटर कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसे एज अ प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा वाटर उनकी बॉडी के अंदर मूव कर सकता है और उनकी एक्टिविटीज़ को डिस्टर्ब कर सकता है। ओके, सो जो फ्रेश वाटर में रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, फिर उन्होंने कौन सी ऐसी अडेप्टेशंस की हुई हैं कि उस इन्वायरमेंट के अंदर रहते हुए वो खुद को सक्सेसफुली अडेप्ट कर लें। फर्स्ट जो अडेप्टेशन है उन्होंने की वो है इनकी बॉडी में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है कि जितना भी एक्सेसिव अमाउंट में वाटर उनकी बॉडी के अंदर है उसे एब्जॉर्ब करेगा और एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू बॉडी से बाहर रिमूव आउट कर देगा। आई होप कि आपको एक्सोसाइटोसिस की टर्म क्लियर होगी अब। ठीक है, एक्सोसाइटोसिस में आपको पता है कोई भी आउटसाइड पे वेस्ट मटेरियल को रिमूव करवाया जाता है। ठीक है, ये आपने एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस चैप्टर नंबर 4 में डिटेल के साथ पढ़ा हुआ है। सो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक्सोसाइटोसिस के थ्रू एक्स्ट्रा वाटर को बॉडी से बाहर रिमूव करवा देंगे। ये फर्स्ट अडेप्टेशन है फ्रेश वाटर में रहने वाले सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ओके, सेकेंड अडेप्टेशन जो इन्होंने की हुई है वो है कि ये डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करेंगे। यूरिन आपको पता है वाटर एंड साल्ट दोनों का मिक्सचर है। बॉडी से बाहर रिमूव आउट करवाने के लिए किसी भी सॉल्ट को या किसी भी नाइट्रोजनस वेस्ट को वाटर की हेल्प ली जाती है। तो ये जो डाइल्यूट यूरिन है इट मीन्स कि इसमें वाटर का लेवल ज़्यादा है और सॉल्ट का लेवल कम है। ओके, बिकॉज ये जो फ्रेश वाटर में रहने वाले हैं अगर ये डाइल्यूट यूरिन अगेन एंड अगेन प्रोड्यूस करेंगे तो वाटर तो रिमूव हो जाएगा लेकिन बहुत कम अमाउंट में सॉल्ट भी रिमूव हो रहा है। तो जो सॉल्ट रिमूव हो रहा है इट मीन्स कि इनकी बॉडी के अंदर सॉल्ट का लेवल ग्रेजुअली कम होता जा रहा है। ठीक है, सो इस सॉल्ट के शॉर्टेज को या सॉल्ट की लेवल की कम होने को कंपनसेट करने के लिए ये ऐसी फूड कंज्यूम करेंगे जिसके अंदर सॉल्ट का लेवल ज़्यादा होगा। ओके, और ये सॉल्ट कंटेनिंग फूड उन्होंने क्यों कंज्यूम की है? बिकॉज डाइल्यूट यूरिन जो कि वाटर को रिमूव करवाने के लिए वो प्रोड्यूस कर रहे थे उसके साथ बहुत कम अमाउंट में सॉल्ट भी रिमूव हो रहे थे। एंड अगेन जब यूरिन प्रोड्यूस होगा तो सॉल्ट भी रिमूव होंगे और सॉल्ट का लेवल समटाइम्स बहुत कम हो जाता है। तो इस कम लेवल को कंपनसेट करने के लिए वो ऐसी फूड को कंज्यूम करेंगे जिसमें सॉल्ट का लेवल ज़्यादा होता है। ठीक है, सो ऐसी फूड के कंजम्पशन को ज़्यादा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वो सॉल्ट का लेवल जो कि डाइल्यूट यूरिन के अगेन एंड अगेन प्रोड्यूस होने की वजह से कम हो गया था वो कंपनसेट हो जाए। ओके, इसके अलावा जितने भी फ्रेश वाटर में रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो ना सिर्फ ऐसी फूड को खाएंगे जिसमें सॉल्ट है, सेकेंड अडेप्टेशन वो क्या कर सकते हैं कि वो एक्टिवली अपटेक कर सकते हैं ओके, एक्टिव अपटेक वो कर रहे हैं सॉल्ट की, कहाँ से? सराउंडिंग से। ओके, सो एक्टिव अपटेक हमने क्यों बोला है? बिकॉज फॉर एग्जांपल ये कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसे हम स्टडी कर रहे हैं और ये एक फ्रेश वाटर की बॉडी है।
तो फ्रेश वाटर की बॉडी में आपको पता है सॉल्ट पहले ही लेस है और वाटर उसमें ज़्यादा है। तो एक्टिवली अपटेक क्यों बोला है? बिकॉज बाहर से बॉडी के इनसाइड मूव करेगा, तो बाहर से इनसाइड मूव कर रहा है, इट मीन्स के लेस से हाई अमाउंट की तरफ मूव कर रहा है। उसकी बॉडी के अंदर सॉल्ट का लेवल ज़्यादा है एज कम्पेयर टू आउटसाइड। ठीक है, सो फ्रेश वाटर में रहने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, स्पेशली यहाँ पे हम एनिमल्स के अंदर ये ऑस्मो रेगुलेशन पढ़ रहे हैं, तो जितने भी एनिमल्स हैं ऑस्मो रेगुलेशन करने के लिए फ्रेश वाटर में सबसे पहले तो उनकी बॉडी के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, और ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है कि एक्सेस वाटर को बॉडी से एब्जॉर्ब करके उससे एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बॉडी से बाहर रिमूव आउट कर देता है। सेकंड जो अडेप्टेशन इन्होंने की हुई है कि वो डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, डाइल्यूट यूरिन में एक्सेस वाटर है और सॉल्ट का लेवल कम होता है। ओके, डाइल्यूट यूरिन वो फ्रेश वाटर में प्रोड्यूस करते हैं बिकॉज वो एक्सेस वाटर को बॉडी से बाहर रिमूव आउट करना चाहते हैं। लेकिन इस डाइल्यूट यूरिन की वजह से जो कि सॉल्ट भी यूरिन के साथ रिमूव होगा, आल्दो उसमें वाटर का लेवल ज़्यादा है, तो उस सॉल्ट के लेवल का जो कम हो गया उसको कंपनसेट करने के लिए अल्टरनेटिवली फिर उन्हें अपनी बॉडी की कंडीशंस को मेंटेन करने के लिए ऐसी फूड लेना होगी जो कि सॉल्ट जिसमें ज़्यादा होगा, या फिर उन्हें एक्टिवली सराउंडिंग से सॉल्ट को स्किन के थ्रू या फिर गिल्स के थ्रू बॉडी के अंदर मूव करना होगा। एक्टिवली क्यों बोला है? बिकॉज अब फ्रेश वाटर की हम बात कर रहे हैं और फ्रेश वाटर के अंदर बाहर सॉल्ट का लेवल कम है एज कंपेयर टू द इनसाइड बॉडी। ओके, सो ये दो अडेप्टेशंस जो कि वो सॉल्ट का लेवल कंपनसेट करने के लिए करेंगे, और फर्स्ट टू वो वाटर को रिमूव करने के लिए जो कि एक्सेस वाटर उनकी बॉडी के अंदर सराउंडिंग से आ गया था उसे रिमूव करने के लिए यूज़ करेंगे। लास्ट हैबिटेट बेटा जो हम पढ़ेंगे वो है टेरेस्ट्रियल। ड्राई लैंड के ऊपर रहने वाले जो एनिमल्स हैं वो खुद को किस तरह से अडेप्टेशन शो करेंगे और किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर सक्सेसफुली रह सकते हैं। थर्ड एंड लास्ट हैबिटेट जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऑस्मो रेगुलेशन, स्पेसिफिकली यहाँ पे हम एनिमल्स को स्टडी कर रहे हैं, जो स्टडी करेंगे वो है टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट या टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल मीन्स कि ड्राई लैंड हैबिटेट है, तो ड्राई लैंड हैबिटेट की वजह से यहाँ पे रहने वाले जितने भी एनिमल्स हैं उन्हें क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है? डिहाइड्रेशन की। डिहाइड्रेशन मीन्स के वाटर की डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है ड्राई लैंड पे रहने वाले हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को। तो ड्राई लैंड पे रहते हुए इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ने कौन कौन सी अडेप्टेशंस की हुई हैं? फर्स्ट अडेप्टेशन जो कि ड्राई लैंड पे रहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनकी बॉडी की आउटर साइड पे वैक्सी एक्सोस्केलेटन है। वैक्सी एक्सोस्केलेटन क्या है? वैक्सी मीन्स के वैक्स का बना हुआ जो कि लिपिड्स की एक टाइप है, इट मीन्स के हाइड्रोफोबिक नेचर का एक्सोस्केलेटन है। एक्सोस्केलेटन क्या है? जिस तरह से ह्यूमंस की बॉडी के अंदर बोन्स होती हैं और ये बोन्स मसल से कवर हुई होती हैं, तो ह्यूमंस की बॉडी में मसल्स जो हैं वो आउटर साइड पे हैं और बोन्स इनर साइड पे होती हैं, उसे आप एंडोस्केलेटन कहते हो। एक्सोस्केलेटन के केस में मसल्स इनसाइड हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, वाइल जो बोन्स हैं, जो स्केलेटन है वो आउटसाइड पे होता है। ह्यूमंस के केस में बोन्स इनसाइड हैं और मसल्स उसको कवर कर रहे हैं, वो एंडोस्केलेटन है। ओके, तो एक्सोस्केलेटन मीन्स कि एक्सो में जो बोन्स हैं वो बाहर वाली साइड पे होंगी और मसल्स उसके इनर साइड पे प्रेजेंट होते हैं। ओके, ये एक्सोस्केलेटन जिन भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर या जिन भी एनिमल्स के अंदर है वो वैक्स का बना हुआ है। वैक्स का है, इट मीन्स के हाइड्रोफोबिक नेचर का है।
और हाइड्रोफोबिक नेचर क्या है, इट मीन्स कि इसके इनर साइड पे जितना भी मैस है उसमें से वाटर बाहर से इनसाइड नहीं मूव कर सकता और इनसाइड से आउटसाइड मूव नहीं कर सकता। ठीक है, सो वाटर लॉस से बचने के लिए उन्होंने खुद को एक्सोस्केलेटन से कवर किया हुआ है जो कि वैक्स का बना हुआ है और ये वैक्स हाइड्रोफोबिक नेचर का है जो कि वाटर के ट्रांसपोर्ट को प्रिवेंट करता है। ओके, सेकंड जो अडेप्टेशन ड्राई लैंड पे रहने वाले एनिमल्स ने की है वो है कि ये मॉइस्ट फूड को ईट करते हैं। मॉइस्ट फूड मीन्स कि ऐसी फूड जिसके अंदर मॉइस्चर का जो कंटेंट है वो ज़्यादा है, वाटर की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है। वो ड्राई लैंड पे रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों खाएंगे? बिकॉज उनकी बॉडी के अंदर वाटर की डेफिशिएंसी पहले ही है, तो जब वो मॉइस्ट फूड खाते हैं तो जो वाटर की डेफिशिएंसी थी उसको कंपनसेट कर देगी ये फूड जिसके अंदर वाटर की कंटेंट ज़्यादा था, वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा थी। ठीक है, सो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट या ड्राई लैंड पे रहने वाले जितने भी हैं वो बॉडी को वैक्सी एक्सोस्केलेटन से कवर करेंगे और मॉइस्ट फूड खाएंगे और ये दोनों चीज़ें उन्हें हेल्प आउट करेंगी किस चीज़ में? वाटर के लेवल को मेंटेन करने में, बिकॉज डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम वो फेस करते हैं। ओके, सो इसके अलावा कुछ मेटाबॉलिक और बिहेवियर के अंदर भी चेंजेस की हैं ड्राई लैंड पे रहने वाले एनिमल्स ने। मैंने बोला मेटाबॉलिक मीन्स कि यहाँ पे कोई भी ऐसी टर्म की आप बात कर रहे हो जो कि बॉडी के रिएक्शन से रिलेट कर रही है। ठीक है, सो मेटाबॉलिक अडेप्टेशन ओके, मेटाबॉलिक अडेप्टेशन पहले देख लेते हैं। मेटाबॉलिक मीन्स के बॉडी के अंदर जितने भी एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं कलेक्टिवली उनके लिए टर्म यूज की है। एनाबॉलिक मीन्स के स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके कोई बड़े साइज का मॉलिक्यूल बनाएंगे और कैटाबॉलिक एक लार्ज साइज का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन करके स्मॉलर साइज के मॉलिक्यूल्स को बनाएंगे। ओके, सो मेटाबॉलिक अडेप्टेशंस मीन्स कि वो जो फूड इन्होंने ली थी, कोई भी ऐसी फूड जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी ज़्यादा थी। ओके, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स जितने भी डेजर्ट प्लांट में या जितने भी टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जब वो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाएंगे, ऐसी फूड जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स का नंबर ज़्यादा है, तो कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा हैं तो जब वो कार्बोहाइड्रेट्स को मेटाबोलाइज करवाएंगे तो आपको पता है कि जब भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो उसमें एटीपी की, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करवाया तो इसके साथ एटीपी प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। ये आपने रेस्पिरेशन के चैप्टर में बेटे पढ़ा था बायोएनर्जेटिक्स में जब आप इसके रिएक्शंस पढ़ रहे थे। ओके, सो ये जो वाटर प्रोड्यूस हुआ है इस वाटर को वो यूज़ करते हैं अपनी बॉडी के वाटर का लेवल मेंटेन करने के लिए। ठीक है, सो अगर ये वाटर का लेवल, अगर ये कार्बोहाइड्रेट्स वो रिस्पायर नहीं करेंगे तो वाटर भी प्रोड्यूस नहीं होगा। सो मेटाबॉलिक अडेप्टेशन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ने क्या की हुई है कि वो ऐसी फूड को खाएंगे जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स का नंबर ज़्यादा है और ये कार्बोहाइड्रेट्स को जब वो ब्रेक डाउन करेंगे रेस्पिरेशन के प्रोसेस में तो जो वाटर यूज़ होगा, इस वाटर को यूज़ करते हैं, वो जो वाटर प्रोड्यूस होगा इस वाटर को वो यूज़ करेंगे अपनी बॉडी के वाटर का लेवल मेंटेन करने के लिए। ठीक है, सो ये मेटाबॉलिक अडेप्टेशन थी कि वो ऐसी फूड खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी या कंटेंट ज़्यादा होता है। ओके, ये इसका मेटाबॉलिक अडेप्टेशन और बिहेवियरल दोनों आ जाते हैं। मेटाबॉलिक मीन्स के मेटाबॉलिज्म जो हुआ है, जो यहाँ पे कैटाबॉलिक रिएक्शन हुआ है उसमें वाटर प्रोड्यूस होगा और बिहेवियर अडेप्टेशन क्या होगी कि ये ऐसी फूड को कंज्यूम करेंगे जो कि कार्बोहाइड्रेट रिच होगा, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स का नंबर ज़्यादा होगा। ओके, इसके अलावा ड्राई लैंड पे रहने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऐसा यूरिन प्रोड्यूस करते हैं जो कि कंसनट्रेटेड यूरिन है। कंसनट्रेटेड यूरिन है, इट मीन्स कि इस यूरिन में वाटर का लेवल
लेस है एंड सॉल्ट का लेवल ज़्यादा है, ठीक है। सो ये वाले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये कंसनट्रेटेड क्यों प्रोड्यूस करवा रहे हैं, बिकॉज वो चाहते हैं कि उनकी बॉडी के अंदर वाटर ज़्यादा से ज़्यादा रहे और यूरिन के थ्रू बहुत कम बॉडी से बाहर रिमूव आउट हो जाए, जो कि साल्ट को रिमूव करवाने के लिए उससे यूज़ करना है, ठीक है। सो कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करेंगे। कंसनट्रेटेड क्यों प्रोड्यूस करना है, बिकॉज वाटर के लेवल को वो मेंटेन करना चाहते हैं। सो लास्ट जो कि टेरेस्ट्रियल से लिंक्ड एक टर्म बताई हुई है एनहाइड्रोबियोसिस की। एनहाइड्रोबियोसिस को स्टडी करने से पहले ये हम इसको वाइंड अप कर लेते हैं कि जो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो खुद को किस तरह से डिहाइड्रेशन से बचाते हैं, बिकॉज वो ड्राई लैंड पे रह रहे हैं और ड्राई लैंड पे रहने की वजह से पहले ही उन्हें वाटर की डेफिशिएंसी को फेस करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो वो वैक्सी एक्सोस्केलेटन से कवर कर लेते हैं खुद को। वैक्सी एक्सोस्केलेटन जो भी इनकी बॉडी का वाटर होगा उसे बाहर नहीं जाने देते। और मॉइस्ट फूड खाएंगे। मॉइस्ट फूड क्यों खाएंगे, बिकॉज उस फूड के अंदर वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी और ज़्यादा वाटर जो है अब वो इनटेक करेंगे तो डिहाइड्रेशन की जो प्रॉब्लम है वो फेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये ड्राई लैंड पे रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म की अडेप्टेशन आप पढ़ रहे थे। थर्ड अडेप्टेशन उन्होंने मेटाबॉलिक अडेप्टेशंस किए हैं। इसके अलावा अपने बिहेवियर को भी चेंज किए हैं। बिहेवियर को चेंज किस तरह से किया है कि ऐसी फूड ली है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी ज़्यादा है। और मेटाबॉलिक अडेप्टेशन क्या होगी कि इस कार्बोहाइड्रेट्स में जब मेटाबोलाइज करवाया जाएगा। और मेटाबॉलिज्म की 2 टाइप्स हैं, आपको पता है, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक। कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करवाना है तो इट मीन्स कि कौन सा मेटाबॉलिक रिएक्शन है, कैटाबॉलिज्म। तो जब कैटाबॉलिज्म होगा इसे आप रेस्पिरेशन कहते हो। रेस्पिरेशन में जब वाटर प्रोड्यूस होगा इस वाटर को वो यूज़ करते हैं बॉडी का लेवल मेंटेन करने के लिए। लास्ट वन कि जो ड्राई लैंड पे रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करेंगे। कंसनट्रेटेड यूरिन मीन्स कि जो उन्होंने यूरिन प्रोड्यूस किया है सॉल्ट को रिमूव करवाने के लिए उसमें वाटर का लेवल बहुत कम होगा, मैक्सिमम अमाउंट उसमें सॉल्ट की होगी। और वाटर का लेवल जो कम है ये उससे हेल्प आउट करेगा बॉडी का लेवल मेंटेन करने के लिए। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंदर ही बेटे एक टर्म यूज की हुई है एनहाइड्रोबियोसिस की। एनहाइड्रोबियोसिस बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और ये आपको एग्जाम में आ जाता है। और ये क्या है एनहाइड्रोबियोसिस कि कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी ड्राई इन्वायरमेंट को या ड्राई कंडीशंस को जो टॉलरेट करने की एबिलिटी है उसे आप कहते हैं, ठीक है। सो कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो जब टॉलरेट कर सकता है डिहाइड्रेशन को तो इसे आप एनहाइड्रोबियोसिस कहते हो। टॉलरेट वो इस तरह से करता है कि जब भी किसी एरिया में वाटर की डेफिशिएंसी होती है तो वो खुद को डोरमेंट कर लेता है, खुद को कहीं पे जाके कवर कर लेता है जहाँ पे वाटर लॉस कम से कम हो, ठीक है। सो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब वाटर की शॉर्टेज को या डिहाइड्रेशन को टॉलरेट कर सकता है तो इसे आप एनहाइड्रोबियोसिस कहते हो। और एनहाइड्रोबियोसिस की डेफिनेशन आपकी बुक में गिवन है, आपने ऐसा याद करनी है। और इसकी एक एग्जांपल आपने कोट कर देनी है, कैंगरू रैट की कर दें एग्जांपल कोट, या फिर कोई भी इंसेक्ट्स की आप एग्जाम्पल इसमें कोट कर सकते हो, ठीक है। कैंगरू रैट जो है ये आपकी बुक में गिवन है इसलिए आप यही कर दो। ओके बेटे, ये आपका ऑस्मो रेगुलेशन था डिफरेंट इन्वायरमेंट में और हम एनिमल्स को पढ़ रहे थे। इससे पहले आपने प्लांट्स के बारे में पढ़ा। आपको कोई भी क्वेश्चन है मेरे बेटे इसमें तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर हम एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।